महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी रैली से खिताब किया। औरंगाबाद के बाद ये उनकी दूसरी रैली थी और इस रैली में राज ठाकरे ने बताया कि उनका अयोध्या का दौरा क्यों मनसूख किया गया। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो जाते। मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन खराबी सेहत की वजह से ऐसा ना हो सका। उन्होंने कहा कि अयोध्या का दौरा कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस फैसले से कुछ लोगों को दुख हुआ, कुछ लोग खुश हुए। आज मैं महाराष्ट्र के सामने अपना रुख पेश करूंगा। आपण पोहोचवाल एक आशा अपेक्षा बाळगतो आणि आपण सर्वांची मी रजा घेतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। त्याच्यामुळे मी आता फार काही आपल्याला लांबण लावत नाही मी, परंतु मी पुढच्या आठवड्यामध्ये माझी शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर एक 2-4 तेलंगाना के वज़ीर केसीआर दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से केसीआर ने खास मुलाकात की है। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से कल केसीआर ने अहम मुलाकात की थी। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने पेट्रोल और डीजल में कीमतों में कमी पर अपने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले अवाम की जेब पर बोझ डाला, फिर इसमें कुछ कमी की। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं, उससे पहले टैक्सेस कितने बढ़ाए थे? 15 रुपये बढ़ाया, 9 रुपया कम किया। तो सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार कर लेगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के फैसले पर मोदी हुकूमत की सताइश की और कहा कि मुल्क की अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से ये फैसला लिया गया। नकवी ने रियासती हुकूमतों की जानिब से भी टैक्स में कमी करने की बात कही। देखिए, अब जो लोग बड़े बड़े ज्ञान देते थे, बड़े बड़े डींग मार रहे थे, ये उनके लिए परीक्षा का समय है और उनको भी कम से कम थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और लोगों पर बोझ कम से कम इस क्राइसिस के समय में हो, किल्लत के समय में हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ वो भी संवेदनशील हैं थोड़े बहुत भी। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। नकवी ने लंदन में एक रोज कबल राहुल गांधी के इंटरव्यू को बेवकूफ़ी से भरी बातें करार दिया। नकवी ने कहा कि इस मुल्क में राहुल गांधी को सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो दीगर ममालिक का दौरा करके अहमकाना बातें कर रहे हैं। ये मिमिक्री मंडली है, उसने मुल्क की पार्टी को मोहल्ले का पार्टी से भी महंगा बना दिया है। आज जो है इस मिमिक्री मंडली का नतीजा है कि मुल्क की पार्टी मोहल्ले की भी महंगी बन गई है। और मुझे तो लगता है कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बहुत दिन बाद पता लगा और ये जब उसके उत्तराधिकारी लोग इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की पोल खोल में लगे हुए हैं तो आज देश को पता लग रहा है कम से कम ये तो कोई संवेदनशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें, देश को फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी किससे गढ़ करके बदनाम करने वाली बातें तो कभी नहीं कर सकता। ये तो सामान्य से अगर किसी की देश के प्रति प्रतिबद्धता है तो वो कभी ये सब नहीं करेगा। ये जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, अब देश में सुनने वाला कोई है नहीं तो विदेश में जाकर के अंड बंड फेक फैब्रिकेटेड किससे कहानियाँ गढ़ रहे हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ईंधन की कीमतों में कमी के मामले में मरकज को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज और संकल्प शिविर मुहिम की वजह से मरकज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये कमी करने का फैसला लिया। पिछले 2 महीनों के दौरान 10 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है और आज ये कटौती महज रस्मी दिखाई दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मरकजी हुकूमत वाकई आम आदमी को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी में यूपीए हुकूमत की सतह तक कमी करे। आसाम के जिला नौगांव में बट्टा
दरवा पुलिस स्टेशन को नजरआतिश करने के मामले में पुलिस इंतजामिया ने कार्रवाई की है। 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। इन लोगों पर पुलिस स्टेशन पर हमले में शामिल होने का इल्जाम है। दरअसल शफीकुल इस्लाम की मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद बरहम हुजूम ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता का कहना है कि हम शफीकुल इस्लाम की अफसोसनाक मौत के मामले को संजीदगी से लेते हैं। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के ओसी को मुअत्तल किया जाता है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बैनर तले दिल्ली में मुस्लिम तंजीमों का इजलास मुनक्किद किया गया। मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल, फ़िरक़ेवाराना तनाज़ात और नफरत के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी पर हमलों के दरमियान दिल्ली में मुस्लिम तंजीमों ने अहम फैसला लेते हुए 7 रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों ने यह भी फैसला किया है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और सदर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जाएगा। उन्हें मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल और मुस्लिम कम्युनिटी की तशवीश से भी आगाह किया जाएगा। देखिए, जो कुछ यहाँ पर पिछले 2 दिनों में हुआ, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ मकातिब के लोग पूरे मुल्क से 18 रियासतों से लोग यहाँ पर बैठकर 2 दिन तक उन्होंने डेलिब्रेशन किया। उसके बाद जो चीज़ों को हमने रिज़ॉल्व किया है कि क्या करना चाहिए, क्या क्या हुआ वो तो अलग मसला है, तो रिज़ॉल्व जो हुआ है उसके ताल्लुक से मैं 2, 3, 4, 5 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। सदर जमहूरिया से और वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का हम लोग टाइम कोशिश करेंगे कि अगर वो टाइम मिल जाता है तो अच्छा है, चूँकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया को मिलना चाहिए। अगर मुल्क की दूसरी लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है उसके नुमाइंदों से नहीं मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद वो ठीक है, उनकी विजडम के ऊपर बात है, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगेगा। चौथी बात ये है कि हम मुख्तलिफ रियासतों में जाकर रियासती सतह के ऊपर हम अगले 3 महीनों में 7 रियासतें जो हैं उनकी निशानदही की गई है। अगले 3 महीनों के अंदर 7 ही तो थी ना, 7 रियासतों की निशानदही की गई है, जो अगले 3 महीनों में वहाँ पर हम जाकर जो है वो एक मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबक़ात के साथ भी एक हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करेंगे और जो रियासती सतह पर जो परेशानियां हैं उनके ताल्लुक़ से कोई फर्म स्टैंड जो है वो कोशिश करेंगे कि लिया जाए, और रियासती सतह के ऊपर गवर्नर से मुलाकात करने की, जो मुख्तलिफ गवर्नर्स हैं उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये इजलास सिर्फ गुफ्तगू की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें बहुत कंक्रीट किस्म के डिसीजंस लिए गए हैं। और आखिर में जो एलामिया जारी किया गया है, 10 नुकाती एलामिया, वो बहुत क्लियर डायरेक्शन देता है मुशावरत के लिए। यानी गुफ्तगू जो है इस बात पर भी की गई कि मुल्क की जो मौजूदा फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल है और जिस तरह समाज को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, 70 साल में जो कुछ हमने अचीव किया था उसको बर्बाद करने की जिस तरह कोशिशें हो रही है, उन तमाम कोशिशों के तदारुक के सिलसिले में हम क्या करेंगे, ये बात तय की गई। दूसरी बात इसमें यह तय की गई कि हम सिर्फ मुसलमानों की हद तक बात को महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि समाज के जो दूसरे तबक़ात हैं उनसे भी 1-to-1 गुफ्तगू हो, उनसे बात हो, और ये कहा जाए कि भाई मुल्क इस वक्त हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरा मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है और हम इसको आगे बढ़ के करने की कोशिश करेंगे। एएमयू में होने वाले अदबी फेस्टिवल को मुलतवी कर दिया गया। कैनेडी हॉल के बाहर रात में गोलियां चली थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तलबा की ग्रुप बंदी की वजह से इस लिटरेरी फेस्टिवल को मुलतवी किया गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क भर से कई मशहूर शख्सियात शामिल होने वाली थी। फेस्टिवल मुलतवी करने पर मीडिया के सवालों से उहदेदारान बचते नजर आए।
लखनऊ में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज लालबाग के इश्तिराक से एक रोज़गार मेले यानी जॉब फेयर का ख़ास इनेकाद किया गया। इस जॉब फेयर में मुल्क की कई कॉर्पोरेट कंपनी ने शिरकत की। इस रोज़गार मेले का इफ्तिताह इस्लामिया कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर अथर नबी एडवोकेट ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कॉलेज में इस तरह के जॉब फेयर का इनेकाद किया जाता रहा था, लेकिन ये अपनी नौइयत का ऐसा पहला जॉब फेयर है जिसमें मुल्क की कई जानी मानी कंपनियां और उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये मेगा जॉब ड्राइव आज मना रहा है पैन इंडिया। अबाउट 100 का प्लान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें से यूपी में कम से कम 16 जॉब ड्राइव्स इस वक्त एट वन को स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग अभी उस पर वर्किंग कर रहे हैं। कहीं पे कॉर्पोरेट्स पहुँच पाए, कहीं नहीं पहुँच पाए। अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ जो आजकल नौकरी की दिक्कतें आ रही हैं उसके सिलसिले में एमपी के साथ मिलकर उनके भविष्य को देखते हुए मुख्तलिफ कंपनियों को बुलाकर यहाँ पे इंटरव्यू कराया जा रहा है कि जिससे बच्चों को नौकरी मिले। एएमपी के एसोसिएशन से एक मेगा ड्राइव किया जा रहा है, जिसमें जो है लगभग 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 11 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना जो है इसमें इंटरेस्ट दिखलाया है। इसमें हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उर्दू ज़बान और उर्दू किताबों के मुताले के फ़रोग़ और कुतुब बीनी के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद की रहनुमाई में कई स्कीमें चलाई जाती हैं, जिनमें से एक अहम स्कीम बुक्स ऑन व्हील्स भी है। इसके तहत उर्दू किताबों और रिसालों पर मुश्तमिल एक मोबाइल वैन पूरे साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और ख़ित्तों का सफ़र करती है और लोगों को मुनासिब कीमत पर अहम इल्मी और अदबी किताबें फराहम करती है। ये स्कीम दरअसल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान की खुशबू फैलाने की एक संजीदा कोशिश है। प्रोफेसर अकील अहमद ने तमाम उर्दू इदारों और शायकीन उर्दू ज़बान व अदब से अपील की है कि वो इस स्कीम से पूरा इस्तिफ़ादा हासिल करें। बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से पूरे मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी स्कीमें और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल प्रोग्राम स्कीम बुक्स ऑन व्हील है, जिसके तहत हमारी गश्ती वैन नायाब किताबों के साथ पूरे हिंदुस्तान में गश्त करती रहती है। फिलवक्त हमारी गश्ती वैन तेलंगाना और महाराष्ट्र के दौरे पर है। इन दोनों रियासतों में जिन शहरों में जाएगी उनमें हैदराबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, नांदेड़, उत्कीर, लातूर, अंबाजोगी, परबनी, जालना, बुल्दाना, मलकापुर, नंदूरा, खामगांव, बातूर, अकोला और अकोट है। इन शहरों के तमाम मुहिब्बान उर्दू और निजी व सरकारी इदारों के सरबराहान से मैं ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि आप अपने अपने शहर में हमारी गश्ती वैन का खैर मकदम करें, वेलकम करें और हमारी गश्ती वैन में मौजूद नायाब और बेहद सस्ती किताबें ज़रूर ख़रीदें और आप अपने घरों के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाएं। हमारी गश्ती वैन में हमारे 4 रिसाले फ़िक्र व तहक़ीक़, उर्दू दुनिया, ख़वातीन दुनिया और बच्चों की दुनिया भी मौजूद है। आप हमारे इन रिसालों को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी घरों की ख़वातीन और अपने बच्चों के अंदर
रसाले पढ़ने की आदत डालें। आप अगर ऐसा करते हैं तो उर्दू के फ़रोग़ में आपका बहुत अहम रोल होगा और आप यकीन जानिए आपकी थोड़ी सी मदद से हम पूरे हिंदुस्तान में उर्दू का फ़रोग़ बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इस काम में आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असम में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 अजला में तकरीबन 6,80,000 अफराद सैलाब से मुतासर हैं। नागौन, होजाइंग, द्रंग और करीमगंज अजला में सैलाब की सूरत हाल बेहद संगीन है। रियासत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद 18 तक जा पहुंची है। 74,000 से ज्यादा मुतासरीन जिला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए 282 रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2,226 नए मामलों की तस्दीक हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 2,200 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में 14,900 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए 192 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लगातार अपील की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज थॉमस कप और उबर कप के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ खास बातचीत की। खिलाड़ियों ने भी अपने अपने तजुर्बात यहाँ पेश किए। वाज़ेह रहे कि बैडमिंटन टीम ने इतवार को फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 बरसों में पहली बार मुल्क का थॉमस कप टाइटल जीता है। इम्पॉर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर। ओनली वी हैव दिस प्रिविलेज। प्लेयर्स मिलकर डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अजय श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. So that is something that is, I think, unmatchable, and I'm very happy with the way that he spoke to all of us, and he took so much time out of his busy schedule to speak to all of us, and he also called us immediately after our finals, and he spoke to us, he congratulated all of us. I think these kinds of things will definitely help all the players to do well. I think this is what will motivate all the players to do well. I have been a player myself also, and personally I also won a little bit, but I've never been called up by my Prime Minister to congratulate. So of course it's something that they really cherish and will forever remember. मैंने पिछले 8 सालों में जिस तरह से इंटरेक्शंस देखे हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मतलब कि आप मेडल जीतो या हारो, उनका हर समय एक प्रोत्साहन सा माइंडसेट रहता ही है, और 100% ऑल द टाइम ही इज़ फॉलोइंग द प्लेयर, फॉलोइंग द स्पोर्ट, और एक बारीकी से जो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होंगे। इस दौरे में जहां एक तरफ मोदी क्वाड समिट में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही तकरीबन 36 घंटे के सफर में वो अमेरिकी सदर जो बाइडन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जापान के इस तीसरे दौरे में दो तरफा बातचीत के अलावा सरमायाकारी, तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीएम मोदी आज की रात जापान के लिए रवाना होंगे और 23 मई को टोक्यो पहुंचते ही उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।
खबर तेलंगाना से है, जहां 23 मई से एसएससी बोर्ड इम्तिहानात की शुरुआत हो रही है। रियासत भर में 5,09,275 तलबा इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस बार 11 पर्चों के बजाय सिर्फ 6 पेपर का ही इम्तिहान होना है। इम्तिहान सुबह 9:30 से 12:45 तक चलेगा। 9:30 के बाद तलबा को इम्तिहानी सेंटर में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर के पास दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में तलबा की सहूलत के लिए आरटीसी की तरफ से खुसूसी बसों का भी इंतजाम किया गया है। बिजली की सरबराही लगातार रहे और शदीद गर्मी के पेश नज़र तमाम सेंटर्स पर ORS के पैकेट्स भी रखे जाएंगे। यूक्रेन पर रूसी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। तकरीबन 3 महीने से जारी रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दोनों ममालिक के हजारों फौजी हलाक हो गए हैं। कई बुलंद दुबाला इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि रूसी हमलों में 1800 से ज़ायद तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें बहाल कर लिया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की खुसूसी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की खुसूसी इमदाद देने पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की ने दोंबास पर रूस के कब्जे को लेकर तशवीश का इजहार किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि दोंबास को किसी भी सूरत में रूस के कब्जे से वापस लिया जाएगा। वाज़ेह है कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमलों का आगाज किया था। На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. Збройні сили України стримують цей наступ кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, є конкретним внеском у наближення головного дня, бажаного дня, який всі ми так чекаємо і за який боремось. Дня перемоги. І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 заклади освіти. Це колосальний масштаб втрат. Але коли з тобою об'єднана Європа, американське лідерство і весь вільний світ. ऑस्ट्रेलिया में हुक्मरान जमात के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की शिकस्त के बाद अपोजिशन जमात ने कामयाबी का दावा किया है। अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के लीडर एंथनी अल्बानीस ने कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अवाम तब्दीली चाहते हैं। अवाम ने लेबर पार्टी को वोट देकर एजाज से नवाजा है। एंथनी अल्बानीस ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुंतशिर होकर जीने का वक्त माजी का एक बाब था और मुत्तहिद होकर जीने का वक्त आ गया है। आज द ग्रेट गामा और रुस्तम हिंद गुलाम मोहम्मद का 144वां यौम पैदाइश है। गूगल ने डूडल बनाकर उनकी यौम पैदाइश को बेहद खास बना दिया है। गामा पहलवान कदीम फन पहलवानी के बानियों में से एक थे। पेश है ये खास रिपोर्ट। गूगल सर्च इंजन का आज का डूडल आर्ट वर्क 20वीं सदी के अवाइल के एक हिंदुस्तानी पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श बट के कारनामों का जश्न मना रहा है, जिसे द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता है। ये डूडल आर्ट वर्क फनकार विरिंदा जावेरी के जरिए तख्लीक पाया है। वाज़े हो कि गूगल डूडल पहलवान के असरात और नुमाइंदगी को भी पेश करता है, जो वो हिंदुस्तानी सकाफत में लाए थे। गुलाम मोहम्मद बख्श बट को बड़े पैमाने पर अब तक के बेहतरीन पहलवानों में से एक समझा जाता है और उन्होंने अपने तमाम बैनुल अक़वामी मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद द ग्रेट गामा का नाम हासिल किया। उन्हें रुस्तम जमा भी कहा जाता था। वो कदीम फन पहलवानी के बानियों में से थे। पंजाब के अमृतसर जिला के जबवाल गांव में पैदा हुए। 1910 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और 1927 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब गामा पहलवान 10 साल के थे
तो उनके वर्जिश के मामलात में सिर्फ 10 साल की उम्र में 500 पुशअप शामिल थे। उन्होंने 15 साल के होने के बाद रेसलिंग का आगाज किया और फौरी तौर पर हिंदुस्तानी अखबारात में गामा के तौर पर कौमी हीरो और आलमी चैंपियन की हैसियत से छा गए। गामा पहलवान ने 1960 में अपनी मौत तक अपने बाकी अय्याम लाहौर में गुजारे, जो तकसीम के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस ऑफ वेल्स ने पहलवान के एजाज में गामा पहलवान को हिंदुस्तान के दौरे के दौरान चांदी की गद्दी भी पेश की थी। गामा की मीरास जदीद दौर के पहलवानों को मुतासिर करती है। यहाँ तक के कहा जाता है कि ब्रूस ली भी गामा के एक मशहूर मद्दाह थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।